Good morning. Welcome back to We Leads online classes. This is an educating learning platform of your city. Here we are providing recorded videos, live classes, e-books, printed notes, and test series. Now, I am Yash Pavaya. In front of, as a science educator, I will teach you science 10th class. In that we will discuss about physics. Today here we are discussing about a very interesting topic that goes on light, reflection and refraction. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम बहुत अच्छे से पहले भी समझते हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है कि लाइट क्या होती है, लाइट का क्या क्या फिनोमेना होता है, किस तरीके से लाइट फॉर्मेशन में आती है। तो जनरली आप जब मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं किसी ना किसी लैपटॉप या किसी एंड्रॉयड फोन पर आप मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, तो ये भी एक लाइट का फिनोमेना है। अगर आपके फोन या लैपटॉप की बैटरी चली जाती है या लाइट खत्म हो जाती है तो फिर क्या होगा? एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है। जैसे कि हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हमें कैसा दिखाई देता है? एकदम से ब्लैंक हो जाता है ना? रात को अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हमारे एक बंद कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा है तो हमें इस तरीके से नजर आता है, और जब वहां बहुत सारी लाइट जल रही होती है तो हमें गुड गुड फील होता है। हमें लगता है कि यहाँ पर सब ओके ओके है। और लाइट, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइट की रेज हैं। बेसिकली तो हमने ये से इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, बट यहाँ हम लाइट के बारे में बात करेंगे कि हमने जैसे ही किसी लाइट के सोर्स को इमिट किया तो वहां से कोई रेज निकली, उन्हें हम कहते हैं लाइट रेज। दैट इज क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो बरसात के समय एकदम से जब शाम के समय पानी गिरता है, फिर सूरज बाहर निकलता है, सन ग्लो करता है, तो आपको रेनबोज फॉर्मेशन भी दिखते होंगे। इस तरीके से जब हॉर्सेस दौड़ रहे होते हैं, रेनबोज होते हैं। आपके गांव में भी होते होंगे, शहरों में भी आपने देखा होगा, है ना? तो यहाँ इस तरीके से रात के समय कभी आप जब बाहर निकलते हैं तो भी आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टार्स हैं हमारे स्काई के अंदर, वो ट्विंकल करते रहते हैं, है ना? तो आपको पता है ना स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर में वो भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टार खुद से चमकते हैं या कोई और उनको है, उनके ऊपर ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई स्विच लगा है, बार बार उनको स्विच ऑन ऑफ करता रहता है। ऐसा भी हो सकता है, हम जानने की कोशिश करेंगे, चैप्टर के आगे समझेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के साथ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ सेशंस इसके साथ हम जोड़ेंगे, आपके लेक्चर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आपके टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन, लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में। आपका दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है और स्पेरिकल मिरर क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन बाय द स्पेरिकल मिरर। अब ये जो स्पेरिकल मिरर था, जिसमें किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, मिरर फॉर्मूले क्या होते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमें किस तरीके के मिरर का यूज करना चाहिए, कौन सा मिरर आपको मैग्नीफाई इमेज देगा, कौन सा डिमैग्नीफाई करेगा, किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन आपके साथ होगा, ये सारी की सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी समझेंगे। यहाँ वर्ड आपको याद रखना है, रिफ्लेक्शन एक वर्ड अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है चीजों के साथ। आप जुड़ेंगे सेशन में, हम आपको सारी की सारी चीजें समझाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्पेरिकल लेंसेज के बारे में भी समझेंगे। अभी आपने मिरर पढ़ा, हम इसमें लेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। आप पढ़ेंगे लेंस के बारे में, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर फॉर्मूला क्या होता है,
आप जो ने कई बार आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो चश्मा लगाते हैं ना, वो यूज करते हैं, तो उनका आईज लेंस क्या है, कभी उनका प्लस होता है, कभी माइनस होता है, तो कभी आपको लगता होगा कि ये आखिर ये हो क्या जाता है। ये सब कौन बताते हैं? डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपको भी डॉक्टर बना देंगे और आप भी किसी के भी लेंस के बारे में बता सकते हैं कि इसका कौन सा लेंस इसमें लगाया है, इसने कॉनकेव लगाया है, कॉन्वेक्स लगाया हुआ है, या दोनों लगाए हुए हैं, क्या इसका पावर है, पॉजिटिव है तो इसको क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव है तो क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको चैप्टर के समझने की सारी थीम समझ में आ गई होगी, हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। बात क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के साथ। सेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन का। आखिर ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्शन जो है उसमें हम ये देखते हैं कि किसी सोर्स से जब लाइट आ रही होती है और किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट गिरती है तो वहां से लाइट बाउंस बैक होती है। यहाँ जरा हम देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से बाउंस बैक हो रही होती है। अगर हमने कहा कि यहाँ पर एक आपके पास सोर्स है, इस सोर्स से कोई लाइट इमिट होती है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट है जिससे कि लाइट टकराने के बाद वापस आती है। इससे जब लाइट टकराती है तो टकराने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका ओपेक था, बाहर तो लाइट नहीं निकल पाएगी। इससे टकराने के बाद एक दूसरी डायरेक्शन में लाइट आपको आती हुई नजर आएगी। तो ये है लाइट का रिफ्लेक्शन। क्या है लाइट का? रिफ्लेक्शन। और मैं आपको ये बता दूं कि हम जो इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कुछ ट्रीज खड़े हुए हैं, इन ट्रीज की इमेज यहाँ वाटर के अंदर बनती हुई आपको नजर आ रही होगी। दिख रहा है ना, ये पानी के अंदर बहुत सारे ट्रीज की इमेज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर स्काई में एक लाइट का सोर्स है जिसे हम कहेंगे सन। सन से आने वाली लाइट इन ट्रीज से टकराने के बाद यहाँ जाकर के मिलती हुई नजर आती है। जब ये वो लाइट यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है तो यहाँ पर इसकी एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जब इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम रियल इमेज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये सारी की सारी कहानी रिफ्लेक्शन से जुड़ने वाली है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज व्हेन लाइट बाउंस बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइट का रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्लियर है कहानी? वेरी गुड। हम आगे समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करें तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा ये समझते हैं। मतलब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराएगी तो कब वो रिफ्लेक्ट होगी ये हमें समझना है। इसके लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहले हम ये समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन है जिस पर हमने एक नॉर्मल लगाया हुआ है। नॉर्मल के साथ में हमने यहाँ पर एक इंसिडेंट रे डाली है जो कि किसी लाइट के सोर्स से एक लाइट रे यहाँ से आ रही है। यहाँ से कोई सोर्स था तो हमने इसको कहा इंसिडेंट रे। ये क्या है? हमारा इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे जब इस मिरर पर पड़ती है तो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल का फॉर्मेशन करती है। इस जब एंगल का फॉर्मेशन करती है तो इस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं इसको? हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये एंगल किससे बनाया है? इसने नॉर्मल से बनाया। ये नॉर्मल क्या है? ये नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इस प्लेन पर 90 डिग्री एंगल बना रही होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल। साथ में ये जब लाइट रे आकर के यहाँ से टकराएगी और यहाँ से टकराने के बाद ये जो लाइट एक मीडियम में, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इसे? हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही होगी इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसे हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको इतना टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आपको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है हमारा प्लेन, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अब हम ये समझते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ के अंदर हमारे पास दो दो पॉइंट होते हैं।
पहला पॉइंट है इसका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अंदर ये बताया गया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल होंगे तो हम ये कहेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, एक लॉ इसमें और भी फॉलो होना चाहिए, वो ये है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होती हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, उसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यानी कि कोई लाइट जब एक सरफेस पर गिरेगी वहां से वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। इस कंडीशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आती होगी। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर बेसिकली है क्या? हम जिस मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, जनरली हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में हमारी इमेज हमें दिखती है। ये कैसी दिखती है ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये है कि जो इमेज बन रही होती है वो लगभग मिरर के पीछे बन रही होती है। दूसरा, ये जो इमेज होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट इमेज का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम खड़े होते हैं उसी तरीके से हमारी इमेज सीधी बन रही होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। मतलब जैसे हम खड़े हुए हैं वैसी ही इमेज हमें वहां पर दिखाई देती है। दूसरा, इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जितनी साइज का होता है, अगर कोई हेल्दी है तो हेल्दी दिखाई देता है, कोई अगर जितनी हाइट है उतनी हाइट का दिखाई देता है। कभी आपने देखा है 5 फीट का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है वो आपको 2.5 फीट का नजर आए? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इमेज का होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगला पॉइंट है कि मिरर के सामने हमारी पोजीशन जितनी होती है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखाई देती है। जैसे हम यहाँ बात करें कि ये आपका मिरर है और यहाँ आप खड़े हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर की हुई है इस मिरर के साथ, उतनी ही डिस्टेंस आपको नजर आएगी यहाँ पर जब आपकी इमेज बन रही होगी। यानी कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज बनती हुई नजर आती है। तो आपको याद होना चाहिए, क्या समझ में आया, कि जो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं जिसमें हम अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं सुबह सुबह, वो आपका वर्चुअल इमेज को बनाता है, आपकी इरेक्ट इमेज बनाता है। उसका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द इमेज इक्वल होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज अ बिहाइंड ऑफ द मिरर द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना की ऑब्जेक्ट दूरी पर रखा होता है उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बन रही होती है। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे टॉपिक के अंदर अगला आता है हमारा स्पेरिकल मिरर के बारे में। आखिर ये स्पेरिकल मिरर होता क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से आपको एक वर्ड यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेयर के बारे में। अगर हम यहाँ स्पेयर के बारे में देखें तो ये आपको कुछ स्पेयर के जैसा नजर आ रहा होगा। ये जो स्पेयर है, इसी तरीके से किसी स्पेयर से हम जब कोई आर्क कट करते हैं तो उससे हमें एक शेप मिलता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, कोई एक स्पेयर था, मैंने उसका एक आर्क कट किया, एक हिस्सा कट किया, तो मुझे इस तरीके का शेप नजर आया। अगर मैं इसके बैक साइड में मैं पॉलिश कर देता हूँ, जैसे कि सारे के सारे मिरर्स में क्या होती है, बैक साइड में पॉलिश होती है, तभी तो आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ जब आपकी एक पॉलिश की गई थी, उस पॉलिश के साथ आपने जब उसको आगे देखा तो यहाँ पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ जब आपने उसमें इमेज के फॉर्मेशन में आगे बढ़े तो यहाँ आप ये देखेंगे कि ये आपका जो क्या है, इस तरीके से कोई शेप बनेगा, इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और अगर इसी तरीके से एक दूसरा शेप आपको नजर आएगा जिसमें कि आर्क ऊपर होगा और पॉलिश अंदर की तरफ होगी, तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे उसे हम? कॉनकेव मिरर कहेंगे। इतनी बात समझ में आती है?
तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्फीयर से जब उसके हम अलग अलग हिस्सों को कट करते हैं, तो अगर एक आपका अंदर इस तरीके से कर्व्ड शेप आ रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और अगर ऊपर का हिस्सा आ रहा है इस तरीके से उठा हुआ आ रहा है उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। बट ये दोनों के दोनों हमने किससे बनाए हैं? स्फीयर से बनाए हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहेंगे इनको हम? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास जो कॉनकेव मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर हैं, इनमें किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये चीजें हम समझेंगे। इनमें आपके कॉन्वेक्स मिरर में हम कहाँ यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को हम किस जगह यूज करते हैं, ये सारी की सारी कहानी हमारे इस चैप्टर के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उनको हमने क्या कहा है? स्फेरिकल मिरर कहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक स्फीयर से कट किया हुआ है, इसलिए आप ये देख पा रहे हैं कि इनका जो टॉप लेयर है ये क्या है आपका? एक उठा हुआ नजर आता है, तो इसके हमने क्या कहा? इसे कॉन्वेक्स कहा। और ये अंदर आता है झुका हुआ, इसलिए हमने इसको क्या कहा? कॉनकेव कहा। क्लियर है कहानी? बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक हमने देखा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। विलियर्ड इंस्टीट्यूट आपका धन्यवाद करता है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं हम यहाँ पर 9th 10th 11th 12th इन सारी क्लासेस के लिए वीडियो क्लासेस, आपके ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको पीडीएफ नोट्स, आपको सारी की सारी चीजें, सारी एनसीईआरटी बुक्स आपको वी लीड्स ऐप पर भी आपको मिल सकती हैं। आप इसको विजिट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू। गुड लक।